स्टडी विद सुजीत सर चैनल में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आज से मैं फिर सिविल का क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने केवल मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात की थी, लेकिन आज मैं उसके और पार्ट पर यानी उसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का क्या है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझिए, और सिलेबस समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, खासकर तैयारी करते समय, और वो साइंस में होती क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अगर पूरे जीएस को देखें तो जीएस में साइंटिफिक एक बहुत बड़ा, बहुत ही ह्यूज उसका सिलेबस हो जाता है। और साइंस अपने आप में सबसे बड़ा, अगर आप अन्य सब्जेक्ट को देखें, साइंस को देखें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस में आपका लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी आता है। अगर यूपीएससी को देखें तो यूपीएससी में क्या है कि करंट ज्यादा पूछता है और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, जबकि स्टेट पीसीएस में सामान्य विज्ञान से भी और कभी कभी टेक्स्ट से देता है। लेकिन इस बार यूपी पीसीएस 2020 को देखें तो करंट में ज्यादा प्रश्न दिया है, लेकिन विज्ञान में जमा समानता जो है एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, कुछ करंट का भी पूछा है। तो इसी संदर्भ में यानी सिलेबस की बात करते हैं और सिलेबस की चर्चा आपसे करते हैं। लेकिन सिलेबस को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज और मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान में आप किन किन टॉपिक पर पैनी नजर रखें कि आपको अधिकतम प्रश्न मिल जाए। ये बहुत मायने रखता है कि आप किन किन टॉपिक पर पैनी नजर रखें। तो जो मेरा अपना अनुभव है, लगभग 2004-05 से मैं इस क्षेत्र में हूं और तैयारी करने वाले स्टूडेंट को गाइड करता रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस बार जो शुरू कर रहा हूं आज से ये चैनल, ये आपका पूरा सिलेबस में कवर करूं, और इसमें काफी टाइम लगेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी सब कवर करूं। इसके पहले के वीडियो में केवल मैंने रॉकेट टेक्नोलॉजी डाला, 12-15 वीडियो उसके पड़े हुए हैं, आप लोग देखिएगा। खैर, तो मैं बात करता हूं कि वो कौन से प्रमुख बिंदु हैं जहां से प्रश्न यानी उस बिंदु से संबंधित जो क्षेत्र है वहां से प्रश्न पूछता है। उन बिंदुओं को देखें तो एक बिंदु आपका आता है, एक पहला बिंदु जो आपका आता है वो आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। एनर्जी से प्रश्न पूछता है, ऊर्जा से। और दूसरा बिंदु जो आता है जहां से क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट। और तीसरा बिंदु जो आपका आता है जहां से क्वेश्चन मैंने देखा अक्सर तैयारी में पूछता है, वो आपका जो तीसरा बिंदु है वो है हेल्थ एंड डिजीजेस। एंड फोर्थ वन यानी जो चौथा बिंदु आता है वो है टेक्नोलॉजी। यहां से क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ज्यादातर इन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपका एनर्जी से पूछेगा, या इन्वायरमेंट से पूछेगा, या हेल्थ एंड डिजीज से पूछेगा, और टेक्नोलॉजी से पूछेगा। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऊर्जा को किस तरीके से हम लाइफ साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में हम कैसे देखें ऊर्जा को। तो आप अगर लाइफ साइंस को देखें, इन्वायरमेंट, हेल्थ और ये टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपसे केवल लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में बात करता हूं। तो लाइफ साइंस में अगर आप देखें उसका सिलेबस क्या है, लाइफ साइंस के सिलेबस में आप देखें तो आप जब किताब खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जो पहला टॉपिक नजर आता है जिसको जीवन की इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसको आप द सेल कहते हैं। लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर को देखें, अगर लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखें स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज की, तो बहुत ही कम, लगभग नहीं ही पूछा है, क्वेश्चन नहीं आया है इस भाग से। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनमें से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो कहां से पूछता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, आप दो टॉपिक देखें, यानी सेल में दो ऐसे मुख्य कोशिकांग हैं
जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकंड वन है दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है बंधु, सबसे ज्यादा प्रश्न इन दोनों भाग से पूछा है। मेरी बात पे भरोसा मत करिए, आप उठा के पुराना पेपर देखिए। सेल में मैं ये नहीं कहता हूं सेल के अन्य भाग से प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैं ये कहता हूं कि इस भाग से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों है? अब आप प्रश्न पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, यहां से प्रश्न ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि देखिए इन दोनों का संबंध एक तो एनर्जी से है। अब आप कहें सर एनर्जी से कैसे है? अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट का संबंध ऊर्जा से किस प्रकार से है? क्योंकि आप जानते हैं ये पौधे के केवल हरे भाग की कोशिकाओं में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि लाइट एनर्जी को यानी प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी लाइट एनर्जी को ये बदलता है केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है, ठीक है। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो ये केमिकल एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। जैसे अगर आप देखें तो ये लाइट एनर्जी क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी होता है, बशर्ते अंतर यह है कि सूर्य के प्रकाश की इंटेंसिटी ज्यादा है, प्रखरता ज्यादा है, तो वहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा उसका रेट ज्यादा होगा, उसकी दर ज्यादा होगी। और जबकि कृत्रिम प्रकाश का प्रखरता कम है तो वहां प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। ये अंतर है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी होता है। सनलाइट देखा होगा, घर के अंदर इंडोर प्लांट होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। भैया ग्रोथ तभी होगी जब उसमें फूड बनेगा तभी ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये करता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट का सीधा संबंध बॉस इन्वायरमेंट से है, ये ध्यान रखिए। सीधा संबंध इन्वायरमेंट से कैसे है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीजन जितने भी इस धरती पर जीव जातियां हैं, ठीक है, जितनी भी जीव जातियां सब में शोषण होता है। ग्रीन प्लांट में भी होता है, छोटे जीव में भी होता है, बड़े जीव में लगभग 14,35,000 लगभग 15 लाख समझिए 15 लाख आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म इस धरती पे, जिसमें बहुत सारे जीव धीरे धीरे जो रेड डाटा बुक शामिल होती है जिसमें निकलता है कि बहुत सारे जीव एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, अर्थात विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका संबंध देखिए आपका एनर्जी से भी हो गया, इन्वायरमेंट से भी हो गया। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारा ये कहना है यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि मैं सारी चीजों को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, कि आप जब पढ़िए तो सब चीजों पे ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक में अगर आप देखें तो यहां से प्रश्न पूछता है। इसके बाद जो मैं उन टॉपिक पर विशेष चर्चा करूंगा जहां से क्वेश्चन लाइफ साइंस में सबसे ज्यादा आते रहे हैं और आगे आएंगे भी। तो उन टॉपिक में देखिए, तो पहला टॉपिक आपका जो आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका ब्लड एंड हार्ट। ब्लड एंड हार्ट, यहां से क्वेश्चन खूब आता है और लगभग मैं समझता हूं आपका जो स्टेट पीसेस है वहां अक्सर क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है। अब जैसे आप ब्लड देखें तो ब्लड को दो तरीके से आपको स्टडी करना है। एक तो ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग, और दूसरा जो आपको अध्ययन करना है रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रुधिर का निर्माण किन किन चीजों से होता है। ब्लड ग्रुप में तो आप जानते हैं जो तमाम ग्रुप आप पढ़ते हैं, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, जीरो है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। अब किसका रक्त किसको जिया सकता है, और साथ में अगर ए का विवाह बी से हो तो उनकी संतानों को रुधिर वर्ग का, ऐसा क्वेश्चन आता है। और कंपोजिशन में अगर आप देखें तो आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन सब चीजों इनके बारे में जानना। अगर आप पूछे सबसे ज्यादा इनमें प्रश्न कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न आरबीसी से देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में आप देखें तो हर दूसरी महिला एनीमिया से ग्रस्त है, और अगर एनीमिया से ग्रस्त है इसका मतलब उसका सीधा सीधा संबंध आरबीसी से। आप जानते हैं आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन से होता है, और एनीमिया जो रोग है वो भारत में हर दूसरी महिला को होता है। उसका एक प्रमुख कारण है
उसका कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, भोजन में प्रोटीन की कमी, खासकर गांव में रहने वाली महिलाओं में प्रोटीन की कमी से एनीमिया, और शहर में आप देखें तो आप जानते हैं आयरन भी होता है मुख्यतः। तो बाकी इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा, ये हीमोग्लोबिन का मैटर क्या है। और भारत सरकार ने इससे संबंधित कई प्रोग्राम चलाए हैं, 12x12 फार्मूला, जिसमें यह था कि 12 वर्ष तक के बच्चों और महिलाओं में कम से कम 12% हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जबकि भारत में आप देखेंगे तो जनरली महिलाओं में 9 से 10% या उससे भी कम हीमोग्लोबिन होता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत सारी चीजें, इसको मैं डिस्कस एक साथ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हार्ट में देखिए, हार्ट में जो अप्लाइड से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, हार्ट से संबंधित जो रोग होता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। आप कहें सरकार जैसे कि ईसीजी, ईईजी, ईसीजी का मतलब इकोकार्डियोग्राफी, ईईजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी। एक तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी होती है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। तो एक तो आपका ईसीजी, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और एक इंसिफेलोग्राफी का मतलब हुआ मस्तिष्क से संबंधित जानकारी लेना, और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और एक है आपका ईईजी, इसको कह सकते हैं, वैसे आप इसको ईसीजी भी कहते हैं। ईईजी का मतलब हुआ इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में पराश्रव तरंगों का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा हृदय के अनियमितता की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। हार्ट से संबंधित रोग क्या होता है, सीपीआर एक प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, सीपीआर क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ये क्या है, इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं। हार्ट से संबंधित जो रोग है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक है, वो है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यहां से खूब क्वेश्चन आता है। इस बार यूपीपीएसएस में न्यूट्रिशन से दिया था क्वेश्चन। अब देखिए न्यूट्रिशन में बंधु क्या है कि आप जो भी भोजन खाते हैं या अन्य जीव जो भी भोजन खाता है, उस भोजन के प्रमुख भाग देखें, पार्ट ऑफ फूड की बात करें तो पार्ट ऑफ फूड में आप देखेंगे एक तो आपका प्रोटीन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और एक आपका फैट है, और एक मिनरल है, और वाटर है, आप जानते हैं। अब देखिए आपके प्रोटीन का क्या रोल, मैं थोड़े से शब्दों में बताता हूं। प्रोटीन इज ए कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी आपके शरीर का निर्माणक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, अब आप कोई भी भोजन खाएं, अगर आप देखें तो आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन होती है वो कोलेजन प्रोटीन होती है, जो आपके हड्डी में तो मोर देन हाफ, यानी आधे से अधिक मात्रा में आपके शरीर में वो कोलेजन प्रोटीन होती है, जो आपके हड्डी में, हड्डी का फॉर्मेशन, हड्डी का निर्माण उसी का होता है। अब प्रश्न उठता है कि हर आदमी तो नॉनवेज नहीं खाता, हर आदमी तो बकरा या चिकन नहीं खाता, मटन या चिकन नहीं खाता, तो उसको ही प्रोटीन कहां से मिलती है? तो इसका जवाब यह है कि भाई आप कोई भी प्रोटीन खाएं। जैसे आपने दूध पिया, दूध में केसीन प्रोटीन मिल गई। आपने अंडा खाया, उसमें अच्छी मात्रा में आपको एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिल गया। या आपने गेहूं का आटा खाया, उसमें ग्लाइडीन प्रोटीन मिल गई। चावल खाया, ओराइजिन प्रोटीन मिल गई। या अन्य दालें खाई, उसमें भी कई प्रकार की प्रोटीन मिल गई। तो आपने जो भी फूड मटेरियल खाया, उसमें जो भी प्रोटीन लिया, आपके शरीर ने उस प्रोटीन को तोड़ करके जो प्रोटीन आपके शरीर के लिए आवश्यक उसको सिंथेसाइज कर लेता है, अर्थात संश्लेषित कर लेता है। तो ये खास बात होती है। अब देखिए प्रोटीन एक्चुअल में है क्या, जो संबंध शब्दों का अल्फाबेट से होता है, लेटर से जो संबंध वर्ड का होता है, आप जानते हैं 26 अल्फाबेट से अनलिमिटेड वर्ड बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन का संबंध अमीनो एसिड से होता है। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल से होता है। प्रकृति में देखें तो प्रकृति में अमीनो अम्ल जो है वो 200 से 250 प्रकार के होते हैं। इनमें से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे लिए जरूरी है।
तो अब ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से कोई भी प्रोटीन आपका शरीर जो चाहता है वो संश्लेषित कर सकता है। आपके मांसपेशियों में इलास्टिन प्रोटीन है तो वो तो आप हर आदमी नहीं खाता, तो इसका मतलब जो भी आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन आपके शरीर का, खासकर जंतु के शरीर का निर्माणक पदार्थ प्रोटीन। पौधे के शरीर का निर्माणक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जबकि जंतु के शरीर में आप कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट एक फ्यूल का काम करता है। जैसे बाइक में या गाड़ी या ट्रक में या कार में देखें तो क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट, वहां पर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो फ्यूल का काम करता है, एक ईंधन का काम करता है। वसा आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए क्योंकि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो कुछ मात्रा में आपको फैट चाहिए। मिनरल तो आपके लिए जरूरी है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल हैं। इसकी कैसे आपका कैल्शियम कमी हो तो हड्डी से संबंधित रोग होता है, क्योंकि हड्डी में मुख्य कंटेंट में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। बाकी चर्चा करेंगे। वाटर आप जानते हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन और एक आपका हो जाता है विटामिन। विटामिन जो होता है इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा कुछ रखना पड़ेगा। जैसे आप देखें पीले और लाल रंग के अगर आप फल खाते हैं तो विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन ए का मतलब कैरोटीन मिलता है, वो विटामिन ए नहीं होता है। विटामिन ए तो आपको सीधे सीधे जो मिलेगा वो फिश लीवर ऑयल से मिलेगा। अगर आप लाल रंग का या पीले रंग का फ्रूट खा रहे हैं, जैसे पपाया खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, तो उससे आपको कैरोटीन मिलेगा, या गाजर खा रहे हैं तो उससे आपको कैरोटीन मिलेगा। आपका शरीर उसकी सहायता से विटामिन ए का यानी रेटिनॉल का सिंथेसाइज कर लेगा, और रेटिनॉल का सीधा संबंध जो है आप देखें तो आपकी आंख में रेटिना से, इसकी चर्चा मैं आगे करता रहूंगा, है ना। इसके आगे बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अगले जब सिलेबस आपका शुरू करेंगे तो आप तो मैं केवल सिलेबस की बात ही केवल आपसे कर रहा हूं। डाइजेशन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम, फिर डाइजेशन कहाँ पे क्या क्या होता है, स्टमक क्या है, सारी चर्चा करेंगे जब आपको डायग्राम बनाएंगे। आप आगे देखिए, अगला चैप्टर जो तीसरा चैप्टर आता है वो आपका है हार्मोन, हार्मोन एंड ग्लैंड्स। हार्मोन एंड ग्लैंड्स। अब आप कहें सर ये ग्लैंड्स क्या होती है? देखिए ग्लैंड जो है अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विशेष प्रकार के ये समझिए कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को बनाता है और निकालता है, सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। आपके शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन, अंतःस्त्रावी, इंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको आप मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आपके शरीर में मिश्रित ग्रंथि अगर आप देखें तो एक होती है, इसको पैंक्रियास ग्लैंड कहते हैं, और बाकी ग्रंथि से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। आपका लीवर भी ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, उसकी चर्चा करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि इंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, खासकर इसका संबंध डिजीज से होता है। हार्मोन क्या है? ठीक है, हार्मोन रासायनिक दृष्टि से कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ वसा भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ये समझिए आपकी ग्लैंड जो है, हार्मोन एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक संदेश वाहक है। ग्लैंड जो इसमें हार्मोन को बनाया, और ब्लड क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा। ग्लैंड जो है समझिए आप हैं, हार्मोन आपने लेटर लिखा, ब्लड जो है वो डाकिया है, डाकिया क्या करेगा, घर घर जाकर के उनका लेटर या उनका जो भी मैसेज होगा वो घर घर जाकर डिलीवर करता है। तो यहां ब्लड यही काम करता है, ये हार्मोन को बनाएगा, हार्मोन डाल देगा ब्लड में, ब्लड इस हार्मोन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यकता अनुसार उस नाम पते पर वो हार्मोन का क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा, सही पते पर सही हार्मोन पहुंचाएगा। गलत हार्मोन वहां जाएगा तो उसको लेने वाला कोई नहीं। तो ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अब बाकी इससे संबंधित देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। और इसमें समझिए ये चैप्टर में रोगों से संबंधित, जैसे आप देखेंगे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायबिटिक इंसिपिटस होता है। फिर एक हार्मोन और निकलता है, जानते हैं बीटा सेल्स, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज में ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज ग्लैंड से ही हार्मोन निकलता है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, जो कि डायबिटीज मिलेटस का कारण है। भारत में देखिए तो हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में डायबिटीज मिलेटस, इसको मधुमेह से प्रभावित है, क्योंकि जो है तो ये आपका
ये चैप्टर हो गया। थोड़ा आज खांसी आ रही है और मैं बोल रहा हूं पानी नहीं रखा पीने के लिए तो गला सूखता है। अब आगे देखिए अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है थर्ड वन, वो ह्यूमन आई। देखिए ह्यूमन आई से जो प्रश्न आता है ज्यादातर, देखिए आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे लेकिन इसमें डिजीजेस से क्वेश्चन आता है बंधु, ये ध्यान रखिए। और खासकर प्री में डिजीजेस होता है, मायोपिया, ये समझिए जिसके लास्ट में पिया लगे, PIA आंख का रोग है, और जिसके लास्ट में मिया लगे वो ब्लड से संबंधित रोग। जैसे एनीमिया, उधर देख लेंगे आप, कई सारे रोग हैं। एनीमिया है, एनीमिया के अलावा आप देखिए सिकिल सेल एनीमिया है ना, कई सारे रोग हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो पिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसोबायोपिया, और इसके अलावा कई सारे और रोग भी है जो आंख से, जहां से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछता रहता है। कैटरैक्ट है एक, जिसको एक काला मोतिया बिंद कहते हैं। कैटरैक्ट तो आपका मोतिया बिंद है जिसको कैटरैक्ट कहते हैं। और एक और रोग होता है जिसको काला मोतिया बिंद कहते हैं, जहां से कई बार प्रश्न पूछा है। तो बाकी इसका स्ट्रक्चर बना के वहां पे मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद फोर्थ टॉप जो आपका अगला टॉपिक, नंबर तो मैं भूल गया, अगला टॉपिक जो आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बंधु जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आपको बायोटेक का कॉन्सेप्ट देता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग, जीन थेरेपी, ठीक, क्लोनिंग है, जीन थेरेपी है। तो ये आपको जेनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट, एक तो मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है, मेंडल इटसेल्फ। और ये ध्यान रखिए आनुवंशिकता, मेंडल ने स्वतः कोई भी नियम दिया ही नहीं। मेंडल इटसेल्फ नॉट गिवन एनी लॉ। सबसे पहले जो नियम को देखे तो मेंडल ने नहीं दिया। मेंडल ने तो एक प्रयोग किया, ये होता, उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दिया। फिर उनके बाद 1901 में कार्ल कारिन, हीगो डिवेरिस, इरिक वान शेरमैक ने मेंडल के वर्क को पुनः अध्ययन किया और मेंडल को सम्मान देने के लिए आनुवंशिकता का नियम दिया, जिस नियम को आज आप मेंडल का नियम कहते हैं। ध्यान रखिए मेंडल ने कोई भी नियम नहीं दिया था, ठीक। अब देखिए मेंडलिज्म के बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है तो जीन है, डीएनए है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब जीन में जीन म्यूटेशन है, जीन क्या है, डीएनए क्या है। देखिए जीन और डीएनए लगभग मिलता जुलता है, क्योंकि डीएनए के खंड को ही जीन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट गवर्न्स पर्टिकुलर कैरेक्टर विच इज नोन एज जीन, यानी जो जीन है वो डीएनए के खंड को कहते हैं। तो जब आप इसको समझ लेते हैं ना, जब जेनेटिक्स आप जीन और डीएनए समझ लेंगे, फिर क्रोमोसोम समझ लेंगे, तो बायोटेक समझने में आसानी हो जाएगी। और खासकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्लोनिंग है, जीन थेरेपी है, ये सारी चीजों को समझने में आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। खासकर बायोटेक में देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत उपयुक्त है। आज की डेट में आप देखिए आधार कार्ड हर व्यक्ति का बन गया है, और आधार कार्ड बायोमेट्रिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखें पहचान पत्र में आपका, और आने वाले समय में यदि आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपके पहचान में शामिल हो जाए तो आपका पहचान बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक ही ऑथेंटिक हो जाएगा। इसका उपयोग किस तरह से हो सकता है ये देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी कारण से वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, उसके पास ना तो आधार है, ना पैन कार्ड है, ना कोई आइडेंटिटी है, डेड बॉडी है, वो कहीं बाहर जा रहा था, उसकी डेथ हो गई, और उसके पास ऐसा, आप जानते हैं भारत में बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास ना पैन कार्ड है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास आधार भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। उनकी अगर डेथ हो गई तो उनकी पहचान कैसे हो सकती है। मान लीजिए एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में मर गया, या एक्सीडेंट में मर गया, या जैसे अभी भूकंप आया उसमें मर गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर में उसकी मौत हो गई डेड बॉडी की, और उसका कोई पहचान नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डाटा अपलोड हो जाए
तो अब अगर कोई डेड बॉडी मिलती है, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन पुरानी है, तो उसके बॉडी के सेल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा, और उस डाटा से जब मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगी, पता चल जाएगा ये व्यक्ति कहाँ का। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि इसका उपयोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, और साथ में खोए हुए व्यक्ति को पता लगाने में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है या कुछ है, वो घर से चला गया, तो उसको पता लगाने में आसानी है। उसका बॉडी का सेल लेकर के आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता, क्योंकि हर व्यक्ति का जो डीएनए का प्रिंट होता है वो एक समझ, जैसे कि हर व्यक्ति की उंगली का निशान एक नहीं हो सकता, वैसे हर व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट भी एक नहीं हो सकता। अब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब इसके बाद एक टॉपिक और आ जाता है मुख्य टॉपिक, बाकी छोटे छोटे कई टॉपिक और है। एक टॉपिक आ जाता है ह्यूमन डिजीजेस एंड हेल्थ। अब ह्यूमन डिजीजेस की अगर हम बात करें, ह्यूमन डिजीजेस क्या है तो बंधु, ह्यूमन डिजीजेस को एक्चुअल में हम अगर देखें तो ह्यूमन डिजीजेस को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, मनुष्य में होने वाले रोगों को। अगर आप बुक्स में देखें तो उसमें अलग अलग ढंग से दिया, लेकिन सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से अगर हम उसको वर्गीकरण करें तो इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो आपका फिजियोलॉजिकल डिजीजेस, और दूसरा होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल डिजीजेस हो गई, और जो दूसरा आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है, जो अगला पॉइंट है वो जेनेटिक डिजीज। जो थर्ड वन आ जाता है आपका, वो आता है पैथोजेनिक डिजीजेस। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिजियोलॉजिकल डिजीज क्या होती है। जैसे आपने देखा विटामिन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन कमी हो गई तो आपको मैरेस्मस हो गया, क्वाशियोर हो गया रोग, विटामिन की कमी हो गई तो आंख से संबंधित रोग हो गया, है ना, इसको रतौंधी कहते हैं, ये सारे रोग हो गए। या हार्मोन की गड़बड़ी हो गई तो डायबिटीज हो गई, या डायबिटीज मेलिटस हो गई, या डायबिटीज इंसिपिडस जैसा रोग हो गया, ठीक। लेकिन जो जेनेटिक डिजीज, अब जीन में डिफेक्ट हो गया, अब अगर जीन में डिफेक्ट हो गया या क्रोमोसोम की संख्या कम ज्यादा हो जाए, अगर क्रोमोसोम की संख्या कम ज्यादा हो जाए तो जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये जैसे रोग हो जाते हैं। अब जीन में गड़बड़ी हो गई तो कई सारे और रोग हैं जो व्यक्ति में रोग हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी चर्चा ये जेनेटिक डिजीज में होती है। देखिए ज्यादातर ये रोग अगर होता है तो इस रोग का कोई इलाज होता नहीं, जेनेटिक डिजीज, ये रोग भी बहुत कम मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल डिजीज में देखें तो फिजियोलॉजिकल डिजीज आज की डेट में ज्यादा दिखती है, पैथोजेनिक डिजीज बहुत कम। पैथोजेनिक डिजीज में काफी हद तक हमने नियंत्रण पा लिया है। अगर पैथोजेनिक डिजीज में देखें तो एक तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, और भी है, तो लेकिन बैक्टीरिया से होने वाले रोगों पे तो हमने काफी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन अगर हम वायरस को देखें तो वायरस से होने वाले रोगों पर अभी हम काबू नहीं पाए हैं। जैसे आप उठा के देखिए तो इस बार देखिए कोरोना फैला है। अब कोरोना जो रोग है, ये वायरस रोगों पर हमने उतना नियंत्रण क्यों नहीं किया, या उसकी वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है कि जैसे आप देखें कोरोना की वैक्सीन आने में इतना टाइम लग रहा है। उसका कारण क्या है कि जो वायरस होता है, एक तो उसको जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस बहुत छोटा होता है, और जो चीज छोटी होती है उसमें बदलाव भी ज्यादा होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल चाहे वायरस हो चाहे आपका बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए ही होता है। जैसा डीएनए हमारे आप में है वैसे ही सब में उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। वायरस का भी, बैक्टीरिया का भी, ह्यूमन का भी, प्लांट का, सबका सेम है। लेकिन जो वायरस का डीएनए है, जैसे एक कोष की जीव है और बहुकोष की जीव है, अब चाहे एक कोष की जीव हो या बहुकोष की जीव हो, सबका जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता ही होता है। अब होता क्या है कि इन्वायरमेंट का प्रभाव एक कोष की जीव पर ज्यादा पड़ेगा, बहुकोष की जीव पर कम पड़ेगा। अगर एक कोष की जीव है तो उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी छोटी चीज बदलने में कम दिक्कत होती है और बड़ी चीज को बदलने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें म्यूटेशन यानी जीन में उत्परिवर्तन
होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वायरस बहुत छोटा है और उसको हम कोशिका भी नहीं कहते हैं। इसमें जीन म्यूटेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और आपने इधर वैक्सीन बनाई, उधर उसने फिर चेंज कर लिया। तो इस प्रकार से वायरस से होने वाले रोगों पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा दुष्कर होता है। वैसा नहीं कि नहीं पाया जा सकता, उस पर रिसर्च चल रही है। अगर आप देखें तो 1820 में, फिर 1918-20 में, फिर आप देखिए अभी 2020 में भी महामारी फैली, प्लेग फैला, टीबी फैला। तमाम इतिहास के पन्नों को खंगाल के देखेंगे तो लगभग हर 100 साल में बहुत सारे रोग आपको अक्सर दिखाई देते हैं। तो ये सारी चर्चा मैं अपने सिलेबस में करूंगा। और 2 टॉपिक और हैं जो बहुत छोटे छोटे, कुछ और टॉपिक भी हैं जो उसको मैं कवर नहीं कर पाया हूं, जो कि अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो आपसे एक अनुरोध है मेरा, क्योंकि इधर लंबे अंतराल के बाद मैं शुरू कर रहा हूं क्लास आज से, तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।